नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे रहस्य की तह तक जाने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है। बात होगी दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक की और उसके रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने की। ये सवाल सिर्फ इतिहासकारों का नहीं, हम सबका है कि आखिर 10 लाख से ज्यादा लोगों की एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बस यूं ही गायब कैसे हो सकती है। खास तौर पर एक ऐसी सभ्यता जिसके शहर आज के महानगरों जैसे एडवांस थे, वो बिना कोई सुराग छोड़े कैसे लुप्त हो गई। यही वो पहेली है जो हमें इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक की ओर ले जाती है। जरा सोचिए, आज से कोई 4-5 हजार साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहरों में बाकायदा ग्रिड सिस्टम था, घरों में बाथरूम थे और नालियों का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ था। कमाल की बात यह है कि वो मेसोपोटामिया तक ट्रेड करते थे। तो सवाल ये है कि इतनी एडवांस सभ्यता का आखिर हुआ क्या? तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सबूतों को खंगालना होगा। और ये सबूत हमें मिलते हैं उन खंडरों में जो किसी हिस्टोरिकल क्राइम सीन से कम नहीं हैं। तो देखिए, एक तरफ है परिपक्व हड़प्पा दौर के शहर, एकदम व्यवस्थित, शानदार। और फिर बस कुछ ही सदियों के अंदर वही शहर पूरी तरह से बदहाल हो गए, अव्यवस्था का शिकार। जैसे जैसे किसी ने शहर की आत्मा ही खींच ली हो, सब कुछ बिखर गया। ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। जरा कल्पना कीजिए, दिल्ली या मुंबई जैसा एक विशाल शहर सिकुड़कर एक छोटे से मोहल्ले में बदल जाए। ऐसा लग रहा था मानो शहर की जिंदगी ही थम गई हो। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं थी। हकड़ा नदी की घाटी, जो कभी सभ्यता का गढ़ हुआ करती थी, वहां बस्तियों की संख्या 174 से घटकर महज 50 रह गई। लोग जा कहाँ रहे थे? आखिर उनके साथ हो क्या रहा था? तो सवाल उठा है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन था। चलिए, इस ऐतिहासिक जांच में जो मुख्य संदिग्ध हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, दशकों तक 3 मेन थियरीज पर बहस चलती रही। पहली, आर्यों का आक्रमण, कि बाहर से हमलावर आए और उन्होंने इन शहरों को तबाह कर दिया। दूसरी, भयंकर बाढ़, जिसका सबूत मोहनजोदाड़ो में मिले गाद की मोटी मोटी परतों से मिलता है। और तीसरी थियरी है क्लाइमेट चेंज, यानी मॉनसून का बदलना और नदियों का सूख जाना। लेकिन ये जो आक्रमण वाली थ्योरी है ना, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है टाइमिंग की। हड़प्पा सभ्यता का पतन तो आर्यों के आने से करीब 300 साल पहले ही शुरू हो गया था। तो फिर वो इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया साइंस की वजह से। राखी घड़ी में एक 4500 साल पुराना कंकाल मिला, और जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो उसने इस बहस को हमेशा के लिए बदल दिया। डीएनए ने साफ कर दिया कि सिंधु घाटी के लोगों का उन स्टेपी के चरवाहों से, जिन्हें आर्य माना जाता था, कोई जेनेटिक लिंक था ही नहीं। ये एक ऐसा निर्णायक सबूत था जिसने आक्रमण वाली थ्योरी को लगभग खारिज ही कर दिया। तो फिर अगर ये आक्रमण नहीं था और बाढ़ भी पूरे इलाके में हुए पतन को नहीं समझा सकती, तो फिर हुआ क्या? अब जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि ये रहस्य कोई पतन था ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने नक्शे को ध्यान से देखा तो एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एक तरफ सिंधु नदी के आसपास के जो मुख्य शहर थे वो खाली हो रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ गुजरात, हरियाणा और पूरी पंजाब जैसे बाहरी इलाकों में नई बस्तियां तेजी से बस रही थीं। यानी ये पतन नहीं था, ये एक बड़े पैमाने पर माइग्रेशन था। सिर्फ गुजरात का ये आंकड़ा ही पूरी कहानी कह देता है। सोचिए, परिपक्व दौर में जहां सिर्फ 13 बस्तियां थीं, वहीं बाद के दौर में उनकी संख्या बढ़कर 200 से भी ज्यादा हो गई। लोग पूर्व और दक्षिण की तरफ जा रहे थे, शायद एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। और इस बड़े बदलाव के साथ जीने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। वो जो एक सेंट्रलाइज्ड शहरी सभ्यता थी, वो तो खत्म हो गई, लेकिन लोग और उनकी परंपराएं एक नए ग्रामीण माहौल में जिंदा रहीं। बड़े शहरों की जगह छोटे छोटे गांवों ने ले ली, और लंबे व्यापार की जगह लोकल खेती-बाड़ी ने। और यहीं पर हमें इस रहस्य का आखिरी जवाब मिलता है। ये जो गुमशुदा सभ्यता है, वो असल में कभी गायब हुई नहीं थी। ये आज भी हमारे बीच मौजूद है, अपनी एक स्थायी विरासत के जरिए। अच्छा, एक उदाहरण देखते हैं जो आपको हैरान कर देगा। सिंधु घाटी के लोग वजन तौलने के लिए एक बहुत ही सटीक सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, जो 16 के अनुपात पर आधारित था।
और हजारों साल बाद तक भारत की जो पारंपरिक मुद्रा प्रणाली थी वो भी इसी पर आधारित थी, 1 रुपये में 16 आने। जरा सोचिए, 4000 साल पुरानी एक परंपरा हमारे दादा दादी के जमाने तक जिंदा थी। ये एक जबरदस्त कंटिन्यूटी है। सिंधु घाटी की एक बहुत ही मशहूर मुहर पर एक आकृति योग की मुद्रा में बैठी है और उसके चारों ओर जानवर हैं। स्कॉलर्स इसे पशुपति कहते हैं, यानी जानवरों का भगवान। और आज बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि ये आकृति असल में हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप हो सकती है। ये करीब 4000 साल पुरानी एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कड़ी का प्रतीक है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। मेटल कास्टिंग की वही तकनीक, बैलगाड़ी का वही डिजाइन, हमारे आंगन वाले घर बनाने का तरीका और तो और स्वास्तिक जैसा पवित्र चिन्ह भी, इन सब की जड़ें हमें सीधी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं। तो आखिरी बात यह है कि सभ्यता का अंत नहीं हुआ था, उसने बस अपना रूप बदल लिया। शहर जरूर बिखर गए, लेकिन संस्कृति जिंदा रही और वो दक्षिण एशिया की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गई। लेकिन एक रहस्य आज भी है जो वक्त के पर्दे के पीछे छिपा है, और वो है उनकी लिपि। अगर हम कभी उसे पढ़ने में कामयाब हो गए तो सोचिए ये सभ्यता अपने बारे में और कौन-कौन सी अनसुनी कहानियां हमें सुनाएगी। क्या वो हमें अपने राजाओं के बारे में बताएगी, अपने देवताओं के बारे में, या फिर अपने अंत की असली कहानी? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के खोजकर्ताओं का इंतजार कर रहा है।